हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा को लेकर बात करने वाले हैं, जो अभी 21 अगस्त को देखें कि काफ़ी तादाद में काफ़ी आंदोलन भी हुआ है। तो बहुत सारे लोग अभी हमारे भारत में जो आरक्षण व्यवस्था चला आ रहा है उसको ख़त्म करने की बातें करते हैं और कहते हैं कि अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए या इस पर कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। तो वैसे लोगों के समक्ष मेरा कुछ सवाल है जिसका उसको जवाब देना बनता है। उसके बाद वो आरक्षण ख़त्म करने की बात करें। पहले यहाँ पर जितने भी सवाल मैंने रखा है, अगर वो लोग इस सवाल को जवाब देता है फिर वो आरक्षण ख़त्म करने की बात करें या फिर आरक्षण में जो बदलाव लाने की बात करते हैं उसका बात करें। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे सवालों को एक एक करके कवर करते हैं, ये बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरक्षण क्या है। तो इसमें जो दिया गया है, आरक्षण एक शब्द है, एक मिथ्य है। इसके विपरीत भारतीय संविधान में इस्तेमाल किया गया उचित शब्द प्रतिनिधित्व है। यह किसी को उसके व्यक्तिगत क्षमता के लिए प्रदान नहीं किया जाता। यह वंचित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। आरक्षण के लाभार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बदले में अपने समुदाय को आगे लाने में मदद करें। तो यह जो बातों का कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग है जो काफ़ी वंचित हैं, उनको समाज से अलग रखा गया है और उनको समाज से बहुत सारे जो लाभ हैं उनको नहीं प्राप्त करने दिया है, जिसके कारण से वो आरक्षण की व्यवस्था लाकर वैसे वर्गों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। ये कहने का अर्थ यही है। तो दूसरी सवाल यही आता है कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वही जो हम आपको बता रहे थे उसमें दूसरा सवाल आ गया कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आरक्षण की नीति का प्रयोग एक ऐसी रणनीति के तौर पर होना चाहिए जिससे भेदभाव दूर हो तथा एक प्रतिपूरक अभ्यास के रूप में कार्य करे। छुआछूत के प्रथा के कारण समाज के एक बड़े वर्ग को संपत्ति, शिक्षा, व्यापार एवं नागरिक अधिकारों से ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया था। ऐतिहासिक इनकी भरपाई करने उन भेदभाव के खिलाफ सुरक्षित उपाय करने के लिए हमारे पास एक आरक्षण की नीति है और ये आरक्षण की नीति के द्वारा वैसे वर्गों को ऊंचा लाने का प्रयास किया जा सकता है। तो हम इसमें आपको वीडियो में आगे और भी बहुत सारे बात बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा कि आरक्षण की नीति को आखिर लागू क्यों किया गया। और हम आपको वो भी बताएंगे कि भारत में सबसे पहले आरक्षण की नीति किसके द्वारा अपनाया गया, उसके बाद ब्रिटिश काल में आरक्षण की नीति किस प्रकार का था, फिर हमारे जब भारतीय संविधान बना उसमें भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को लेकर काफ़ी तीव्र मांग किए थे। उन सारे बातों को डिस्कस करेंगे और संविधान में किस आर्टिकल में इन सारे जो व्यवस्था है आरक्षण की किस में किया जाता है, उन सभी को लेकर हम इसमें बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य प्रश्न है जिसको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जिसके लिए यहाँ पर कुछ विद्वानों ने अपने उस वैसे लोगों को जो आरक्षण के विरोधी है अभी के समय में, वैसे लोगों को अपने तर्क से जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या संविधान के संस्थापकों द्वारा केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण को शामिल किया गया था। ये सारे प्रश्न हैं जो हम बहुत बार सुनने को मिलता है। तो इसका जवाब चलिए देखते हैं क्या है। केवल राजनीतिक आरक्षण, लोकसभा, विधानसभा आदि में आरक्षित सीटें को 10 वर्षों के लिए आरक्षित किया जाना था और उसके बाद नीतिगत समीक्षा की जानी थी। यही वजह है कि हर 10 वर्षों के 50 संसद राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाती है। आरक्षण के लिए 10 वर्षों की सीमा शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिए सत्य नहीं है। शिक्षण संस्थान और रोजगार में आरक्षण को कभी भी विस्तार नहीं दिया जाता है, जैसा कि राजनीतिक आरक्षण के लिए दिया जाता है। तो इसमें यह बात स्पष्ट हो गया कि आरक्षण के लिए जो 10 वर्षों के लिए जो निर्धारित किया गया था वो आपको पता चल गया कि यह मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के लिए ही व्यवस्था किया गया था, न कि ये हमारे समाज में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो रोजगार की व्यवस्था है उसमें उसके लिए लागू किया गया। क्योंकि जब तक हमारे समाज में वैसे वर्ग रहेंगे जो नीचे दबा कुचला रहेगा, जो समाज में प्रगति नहीं कर रहा, तब तक ये व्यवस्थाएं बनी रहेगी। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि जाति के आधार पर जो आरक्षण की जो व्यवस्था है हमारे भारत में वह क्यों है। तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दें, ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो इसका जवाब कुछ विद्वान लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सर्वप्रथम यह समझना होगा कि आखिर आरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न क्यों हुई। भारत में वंचित जातियाँ जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करती आई है और कर रही है, उसका कारण धार्मिक स्वीकृति पर आधारित जाति प्रणाली का होना है, जिसका व्यापक परिमाण ऐतिहासिक पराधीनता है।
इसलिए यदि जाति व्यवस्था की दलित बहुजनों की सभी असमानताओं, अन्याय और असमानताओं का प्रमुख कारण था। तो इन सभी असामर्थ्यताओं को दूर करने के लिए उन समाधान भी केवल जाति के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है, मैं इसको थोड़ा अपने से बताने का प्रयास करता हूँ। को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो जाति के आधार पर जो आरक्षण जो लागू किया गया, उसका जो मुख्य कारण, क्योंकि पहले के समय से जो बहुत प्राचीन काल से जब भारत में जो एक मुख्य जो जाति था उनको ही सर्वे सर्वा माना जाता था और उनके कहने के अनुसार ही बहुत सारे वर्गों को बहुत सारे रोजगारों में उसको हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए यह मुख्य कारण बना कि जाति के आधार पर जाति व्यवस्था को लाया गया। और दूसरा सवाल आता है कि अभी के वर्तमान समय में बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, जो बहुत सारे उच्च जाति के लोग हैं, जो इस सवाल को अब बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके द्वारा ये सवाल उनके मन में आता है कि अब जो आरक्षण की व्यवस्था है जो जाति के आधार पर है, अब उसको जाति के आधार पर न करके उसको आर्थिक आधार पर क्यों नहीं कर दिया जाता। तो उसके तर्क में यहाँ पर जवाब है, कहता है इसके लिए निम्नलिखित कारणवश आरक्षण किसी भी प्रकार के आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं होना चाहिए। कहता है पहला कारण है कि दलित बहुजनों में व्याप्त गरीबी की उत्पत्ति जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक धार्मिक पृथक्करणों के कारणवश है। अतः गरीबी एक परिमाण है जिसका कारण जाति व्यवस्था, इसलिए समाधान कारण का होना चाहिए न कि परिमाण का। तो ये बात को आप समझ गए। कहने का मतलब हमारे समाज में जो जिस तरह की ऊंच नीच और जिस तरह की अमीरी गरीबी का जो स्तर है, कुछ लोग काफ़ी अमीर है, कुछ लोग काफ़ी गरीब है, उसका जो मुख्य कारण जो हमारे भारत में रहा है वह जो रहा है जाति व्यवस्था के कारण ही रहा है। इसलिए अब उसका समाधान के लिए जाति व्यवस्था पर आधारित आरक्षण ही होना चाहिए, न कि पैसा जो होता है आर्थिक आधार पर। तो वो कहने का प्रयास कर रहा है। तो अभी वैसे लोगों के लिए अच्छा जवाब है जो लोग कहते हैं कि अब उसके आधार पे होना चाहिए, तो लोग अब इस बात को जान ले। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदल सकती है, कम आय का अर्थ है गरीबी हो सकती है, परंतु भारत में धन का क्रय मूल्य जाति पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक दलित कई स्थानों पर एक प्याली चाय भी नहीं खरीद सकता। तीसरा कारण कह रहा है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति साबित करने में राज्य के तंत्र की कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ है, जिससे इस कमजोर को समस्या हो सकती है। चौथा कारण इसमें कह रहा है जातिग्रस्त भारत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ जाति जैसी अपरिवर्तनीय स्थिति के लिए भी यहाँ बनावटी जाति प्रमाण तक खरीदा जा सकता है। वहाँ बनावटी आय प्रमाण पत्र खरीदना कितना भी आसान होगा। इसलिए आय आधारित आरक्षण पुनः व्यवहारिक है, इस पर बहस करने का कोई लाभ नहीं है। जब दोनों प्रमाण पत्र खरीदे जा सकते हैं तो केवल जाति को ये आरक्षण का आधार क्यों बनाना चाहिए? निश्चित रूप से क्योंकि बनावटी आय प्रमाण पत्र की तुलना में बनावटी जाति प्रमाण पत्र खरीदना थोड़ा अधिक कठिन है। तो ये इसमें कहने का है कि हमारे जो जितने भी सरकारी विभाग है, जहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अगर ऐसी व्यवस्था किया जाता है तो लोग अपना डुप्लीकेट आय प्रमाण प्राप्त करके और उस तरह के आरक्षण लेने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि अभी भी देखा ही जाता है इस चीज़ को। इसके लिए पांचवा कारण है जो आरक्षण अपने आप में अंत नहीं है, यह अंत करने का एक साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में सामाजिक रूप से बहिष्कृत मानव जगत द्वारा सक्रिय भागीदारी में साझा करना है। यह सभी बीमारियों के लिए कोई सर्वरोगहारी नहीं है, नहीं यह अस्थायी। यह तब तक के लिए एक अस्थायी उपाय होगा जब तक अखबारों में वैवाहिक कॉलम के विज्ञापनों में जाति का उल्लेख होता रहेगा। तो इन जो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर भारत में जाति आरक्षण की व्यवस्था किया जाना चाहिए, उन लोगों को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर वो आर्थिक आधार पर भारत में आरक्षण की व्यवस्था करें। तो छठा प्रश्न जो मुख्य रूप से सुना जाता है वह है क्या यह क्रीमी प्रवर्तित मानदंड होना चाहिए या नहीं। जो अभी भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर को लेकर बात किया जा रहा है, तो क्रीमी लेयर वही बात इसमें कह रहा है कि जो जिस लोगों के पास अगर वो जिसने आरक्षण का लाभ उठा लिया है वैसे लोगों को अब उनके जो संतान है वंशज है उनको अब आरक्षण से में उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये पद्धति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी काफ़ी बहसें होती है। चलिए इन पे बात करते हैं।
आरक्षण विरोधियों द्वारा क्रीमी लेयर की मांग करना आरक्षण की पूरी प्रभावशीलता को विफल करने की एक चाल है। अभी भी आईआईटी में एससी एसटी के लिए आरक्षित सभी सीटों से 25 से 40% सीटें खाली रहती है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आईआईटी को उपयुक्त उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं। ज़रा सोचिए तब क्या होगा जब क्रीमी प्रदत्त मानदंड लागू होगा। एससी एसटी के माध्यम वर्ग, निचला मध्यम वर्ग के लोग जो सभ्य शिक्षा लेने की स्थिति में है, उन्हें आरक्षण लाभ लेने से वंचित कर दिया जाएगा। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए गरीब छात्र उन विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों को प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे जो रमैया से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, या फिर कोटा के विभिन्न आईआईटी जेईई प्रशिक्षण केंद्रों से? बिल्कुल नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित आईआईटी की 100% सीटें खाली रह जाएगी। तो जो तर्क आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जो अमीर वर्ग है, जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास उतना पैसे नहीं होते हैं कि वो कोटा में जाकर पढ़े या कोई बड़े संस्थान में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, तो उसमें लाभ कौन लोग ले जाएंगे? लाभ वो लोग ले जाएंगे जिनके पास पैसा है, वो लोग वहाँ से पढ़ेगा, अच्छे शिक्षा ग्रहण करेगा और वो लोग उसका लाभ ले जाएगा। फिर तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो पीछे छूट जाएगा। अगला क्या प्रश्न है? अब अगला जो प्रश्न है, आरक्षण कब तक जारी रखना चाहिए? यह प्रश्न आमतौर से सुना जाता है कि आरक्षण कब तक जारी रखना चाहिए। इस सवाल का जवाब आरक्षण विरोधियों के पास है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के गठन वाले नीति नियंत्रक कितनी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से आरक्षण नीति को लागू करते हैं। क्या यह सिर्फ उन विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के हिस्से में जो पिछले 3000 वर्षों से अघोषित और अनन्य आरक्षण का लाभ उठाते आ रहे हैं और आज 21वीं सदी में भी सभी धार्मिक संस्थानों एवं पूजा स्थलों का संपूर्ण उपभोग कर रहे हैं, वे अब आरक्षण नीति की समय सीमा पूछ रहे हैं? वे यह क्यों नहीं पूछते कि धार्मिक संस्थानों और पूजा स्थलों में किसी समुदाय के विशेष के लिए आरक्षण कब तक जारी रहेगा? जिन लोगों को 3000 वर्षों से अमानवीय अधीनता के लिए कारण असामर्थ्यता प्रदान हुई है, उन्हें उन असामर्थ्यता को पार करने के लिए पर्याप्त समय की भी आवश्यकता होगी। 3000 वर्षों की पराधीनता की तुलना में 50 वर्षों की थोड़ी सकारात्मक कार्रवाई कुछ भी नहीं है। तो इनमें जो सारी बात है उसमें कहने का यही प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग अभी आरक्षण को लेकर समय सीमा करने की बात करते आ रहे हैं, जो आज से 3000 वर्षों से जो सर्वे सर्वा लोग हैं, जो अपने आप को हमेशा ऊंचा समझता आ रहा है, बहुत सारे जो नीच जाति के लोगों को उसमें अधिकार नहीं दिया गया, जिसके कारण से आज उनकी स्थिति आज ऐसा बना हुआ है। अगर उन लोगों को भी उस समय उन सारे रोजगार करने का अगर उनको मौका दिया गया होता तो शायद आज भी सभी लोग अच्छे स्थिति में होते। और आज वही लोग ये इसका बात कर रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था कब तक होगा, तो उन लोगों को अब इस पर विचार करना पड़ेगा, उनको इस सवाल का जवाब देना होगा। और एक और प्रश्न आता है कि जातियों पर आधारित आरक्षण से समाज में विभाजन नहीं होगा। कहता है कि समाज में जातियों पर आधारित समाज में विभाजन नहीं होगा। यह बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, तो इसका जवाब है ऐसी आशंका है कि आरक्षण में समाज में विभाजन बढ़ेगा। यह आशंका पूरी तरह तर्कहीन है, क्योंकि समाज तो पहले से विभाजित है, पहले से ही बटा हुआ है। इसके विपरीत आरक्षण से जाति व्यवस्था का सफाई करने में मदद मिलेगा। एससी एसटी और ओबीसी में करीब 5000 जातियाँ हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 व्यापक श्रेणियों के तहत आने वाली 5000 अलग अलग जातियों का एक समूह बनाकर इसके बीच मतभेद को कम किया जा सकता है। जातियों का अंत करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए आरक्षण द्वारा सामाजिक विभाजन होना, ऐसी बयानबाजी करने के बजाय आरक्षण विरोधियों को जातियों का सफाई करने के लिए ईमानदारी और वास्तविक प्रयास करने चाहिए। क्या इन लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास किया है? अधिकांश मामलों में इसका उत्तर है नहीं। आरक्षण विरोधी बयानबाजी कर रहे लोग इस समय उन सभी विशेषाधिकारों का लाभ ले रहे हैं जो भारतीय जाति व्यवस्था को विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को प्रदान करती हैं। जब तक उन्हें जाति व्यवस्था के विशेषाधिकारों का लाभ मिलता रहेगा तब तक उन्हें इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब सामाजिक समानता प्राप्त हेतु जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो ये लोग शोर मचाने लगते हैं। ये विशेषाधिकार के प्राप्त लोगों द्वारा प्रचलित उच्चतम क्रम को दोहरे मानदंड है। तो अब उन लोगों को इसका जवाब तो देना बनता है जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं।
एक प्रश्न आता है, क्या आरक्षण योग्यता को प्रभावित नहीं कर रहा है? जो बहुत सारे लोग कहते नज़र आते हैं कि उसको तो आरक्षण के आधार पर उसको नौकरी मिला है, तो उन लोगों को जवाब देने का प्रयास है इसमें। जहाँ तक योग्यता का सवाल, इसे बहुत ही संकीर्ण अर्थों में परिभाषित किया गया है तथा इसका वास्तव में क्या अर्थ है, इसका संबंध IIT कानपुर के प्रोफेसर राहुल बर्मन द्वारा लिखे गए एक लेख के निम्नलिखित उद्धरण में पता चल जाता है। पिछले 50 वर्षों से दक्षिण भारत के 4 राज्यों में 60% से अधिक और महाराष्ट्र में लगभग 40% आरक्षण मौजूद। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारतीय राज्यों में 15% विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं। 15% विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं। शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में 77% सीटों का लाभ ले रही है। यह मानते हुए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 23% आरक्षण सीटें पूरी तरह से भरी हुई है, जो कि असल में यह सत्य नहीं है। विश्व बैंक के अध्ययन में पाया गया है कि सभी 4 दक्षिण भारतीय राज्य अपने मानव विकास सूचकांक के मामले में उत्तर भारतीय राज्यों से काफ़ी आगे हैं और यह एक सामान्य ज्ञान है कि उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में गरीबी उन्मूलन योजनाओं आदि को लागू करने में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास आदि के क्षेत्र में सभी दक्षिण राज्यों और महाराष्ट्र काफ़ी आगे हैं। इससे पता चलता है कि आरक्षण में वास्तव में दक्षिण भारतीय राज्यों को विभिन्न मोर्चों पर प्रगति करने में मदद की है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में विकास की कमी के लिए पर्याप्त आरक्षण की कमी जिम्मेदार है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण जो प्रभावी है या नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण नीति से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। केंद्र सरकार में 14 लाख कर्मचारी है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों का अनुपात 16% कोटे से भी काफ़ी ऊपर और पहली और दूसरी श्रेणी में यह अनुपात 8 से 12% के आसपास। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, तो बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम इसके बाद इसमें अगला वीडियो में हम और बातें करेंगे। आरक्षण को लेकर जो इतिहास रहा है उस पर हम पूरा बात करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम को लेकर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब